हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग को उस होली ग्रिल को स्टडी करने का मौका मिला था जिससे कि वो इनलाइटमेंट को हासिल कर सकता था। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग जो था वो अब इस जगह पर आने के बाद स्टडी करने लग जाता है इस इनलाइटमेंट के पाथ को, जहाँ पर इसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा उसे काफ़ी कुछ पता चलने लगा होता है। धीरे धीरे करके वो उस जगह से टेलीपोर्ट होके यहाँ अपने इनर वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। और इनर वर्ल्ड के अंदर आने के बाद वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं अपनी लॉ ऑफ ओरिजिन के साथ में कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर लुओ फैंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में कुछ तो हलचल होने लगी होती है। तभी वहाँ पर बबाता भी आ गई थी और फिर लुओ फैंग को बता रही होती है कि जो पावर है ये वर्ल्ड मास्टर लेवल की पावर है, तुम इसकी पावर को देख सकते हो। और लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि हाँ, ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। तभी बबाता कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता, जब से तुम इसके अंदर आए हो तुम्हारी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जो कि यहाँ पर आसपास की पावर को कंज्यूम करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ साफ नज़र आ रहा था। गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी शाइन करने लग जाती है, उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्रो हो रही थी जिससे कि यहाँ पर उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। गोल्डन हॉर्न बहमूद जो होता है इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक थ्रू करता है अपने रियल मास्टर लेवल के ऊपर, जिससे कि उसकी स्पीड जो होती है वो रीच कर चुकी होती है 100 किलोमीटर्स की तरफ, जिसके चलते अब लुओ फेंग ये देखकर कह रहा होता है कि इसके विंग का जो स्केल है वो अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो पूरी की पूरी एक सिटी को अर्थ की कवर कर लिया जाएगा। इवन कह रहा होता है कि सिर्फ एक ही झटके के अंदर अर्थ के काफ़ी सारे चक्कर भी अब ये लगा सकता है। अब लुओ फेंग इसके बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसका मोशा क्लैन का वो जो क्लोन होता है वो भी यहाँ पर अपने रियल मास्टर लेवल की तरफ रीच कर चुका होता है, जिससे कि हमें यहाँ पर उसकी कुछ कुछ डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलती है। लुओ फेंग यहाँ पर एक तरफ गोल्डन हॉर्न बहमूद तो फिर दूसरी तरफ उस क्लोन को देख रहा होता है। लगातार काफ़ी ज़्यादा हलचल लुओ फेंग की इनर बॉडी के अंदर हो रही होती है। इवन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लहरों का अंबार आ चुका होता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी नज़र आ रहा था। इवन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर डूब चुकी होती हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलती हैं कि कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर आ रही थी, जैसे कि यहाँ पर हमें माउंटेन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और कुछ नई चीज़ें ईजाद होती हुई नज़र आ रही होती हैं, जिससे कि यहाँ पर अब बबाता बता रही होती है कि अगर यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट किया जा सकता है तो फिर लुओ फेंग तुम समझ सकते हो कि अब तुम यहाँ पर सक्सीड कर चुके हो अपने मिशन के अंदर। वाकई में आज यहाँ पर मेरे पुराने ओनर होते तो फिर वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते और बबाता ही कहकर रोने लग जाती है। जिसके बाद लुओ फेंग भी देख रहा होता है इस वर्ल्ड को जो कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका था और देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार सभी नज़र आ रहा होता है। अब लुओ फेंग अपनी प्रैक्टिस से अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। उसे अपने सामने काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स भी दिख रहे होते हैं जिन्हें वो अपने हाथ में लेकर फील करने लगा होता है। लेकिन सडनली यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डिवाइन होली टैबलेट है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर चार्ज करने लग जाती है, जो कि लगातार ऊपर की तरफ को ही उठती हुई जा रही होती है, जिसके बाद अचानक से ही वो जाकर स्काई के साथ में हिट कर जाती है और बहुत ज़्यादा ह्यूज तरीके से हिट करती है। इवन सिटी के सारे ही लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कोई तो है जिसने कि यहाँ पर उस होली पिलर की पावर को एनलाइटमेंट करके हासिल कर लिया है। और ये देखने के बाद दिखाया जाता है कि बाहर दाइलान भी खड़ा हुआ था, जो कि ये चीज़ को देखता है कि लुओ फेंग तो यहाँ पर अपनी पावर को आराम से काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में हासिल कर चुका है। लुओ फेंग ने लॉ ऑफ ओरिजिन को समझ लिया है। ये देखना वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार भी था। तभी गार्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वाकई में लुओ फेंग तारीफ़ के काबिल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो एक गोल्डन ड्रॉप होती है वो लुओ फेंग को मिल जाती है। लुओ फेंग के फोरहेड के थ्रू होते हुए वो उसकी इनर बॉडी के अंदर जाकर समाने लग जाती है और फिर लुओ फेंग आइज़ ओपन करता है। उसके फोरहेड के ऊपर हमें एक सोड का मार्क भी देखने के लिए मिलता है। इस इनलाइटमेंट के दौरान लुओ फेंग को काफ़ी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन भी होने लग जाती है और लुओ फेंग यहाँ पर सभी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए कह रहा होता है कि मुझे गोल्डन ओरिजिन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। वाकई में ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक्सीड करती हुई जा रही है। इवन पास्ट में ही कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जिसके बाद वो आइज़ ओपन करता है तो सामने बबाता ही खड़ी हुई थी। इवन लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
सब कुछ एकदम मेरी उम्मीदों के हिसाब से ही हुआ है और कह रहा होता है कि ये जो थर्ड रेन स्टॉर्म की पिक्चर तुम देख रही हो कि उस कप के दौरान मुझे इस पावर को रिकॉग्नाइज करने का मौका मिला था। इवन यहाँ पर मेरी पावर जो है ऐसा लग रहा है कि मैं इसे तोंगथियान ब्रिज के 9th लेवल तक हासिल कर चुका हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जबकि लुओ फेंग तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये सीन कट होता है और दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफ़ी ढेर सारे जर्क्स देखने के लिए मिलते हैं और एक बंदा भी दिखाया जाता है जिसकी शक्ल अभी साफ साफ विजिबल नहीं होती। ये सारे के सारे जर्ग जो होते हैं वो अपनी क्वीन के पास में ही खड़े हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बंदा वहाँ पर आ रहा था तो फिर कह रहा होता है कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब की तरफ से हमें एक मैसेज आया है और उसे ये बता देता है कि यहाँ पर ये जो एक ह्यूमन ट्राइब है उसका कोई बंदा लुओ फेंग जो है वो उनके साथ में अपनी किसी तरीके के कॉन्टैक्ट को बनाने की कोशिश कर, साथ ही वो लुओ फेंग के बारे में सब कुछ बता देता है और कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि वो बंदा ज़रूर से कुछ ना कुछ करेगा आगे जाके भी। उसे लुओ फेंग की इन सारी चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो ये भी रिवील कर देता है कि ये जो नया बंदा है ये असल में पावर ऑफ लो के ओरिजिन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो जो एक टाइप चीज़ थी उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है और वो उसे ऑर्डर देती है कि अब तुम्हें इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आगे बढ़े। इवन वो ये भी कहने लग जाती है कि एक काम करो, यहाँ पर लसाव कॉन्टिनेंट के अंदर जो बंदा है उसको कहो एक्शन लेने के लिए। जबकि ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ वापस से देखने के लिए मिलता है जाओलिन जो कि यहाँ पर आ चुका होता है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और ढेर सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर केबू की एंट्री वहाँ पर हो जाती है और इसके अलावा भी हमें एक बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टोन मैन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है जिसके हाथ के ऊपर अपना लुओ फेंग खड़ा हुआ था। जिसके बाद सारे ही लोग यहाँ पर लुओ फेंग को एकदम से ही चीयर अप करने लग जाते हैं, क्योंकि लुओ फेंग ही वो पहला ऐसा पर्सन बना है जिसको यहाँ पर लो ऑफ ओरिजिन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और साथ ही लुओ फेंग के फोरहेड के ऊपर वो स्वॉर्ड का भी सिंबल देख पा रहे थे। इवन अब यहाँ पर ही जितने भी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें करते हुए कहने लगे होते हैं कि वाकई में ये जो सीन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सेंचुरी में बिल्कुल एक बार ही होता है जिसे हम देख पाने के लिए यहाँ पर इतने ज़्यादा लकी हैं। तभी यहाँ पर कुछ और लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ, उसे लॉ ऑफ ओरिजिन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, वाकई में उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तभी यहाँ पर लुओ फेंग सभी को चीयर अप करने लग जाता है और कह रहा होता है कि दोस्तों, गोल्डन हॉर्न ट्राइब जो है और साथ ही ह्यूमन ट्राइब, आज से हम लोग कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। वैसे भी अगर यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई भी परेशानी आती है तो फिर हम यहाँ पर पूरे तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो सभी को वो कॉन्टैक्ट भी दिखा देता है जो कि मास्टर युआन और उसके बीच में हुआ है और फिर कहता है कि यहाँ पर एल्डर्स भी मौजूद हैं और उन्हीं को साक्षी मानकर मैं ये सारी की सारी बातें आप सभी से कह रहा हूँ। और अब से मुझे लगता है कि अब हम सभी लोग एक दूसरे को किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं देंगे और अब बस हमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करके आगे ही बढ़ाना है। लुओ फेंग की बातें सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि ट्राइब के अंदर आगे जाके किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए भी मैं यहाँ पर काम करूँगा और इस तरीके से यहाँ पर हमारे बीच की सारी के सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम बातचीत कर कर इसको सुलझा लेंगे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा था इन्हीं में से जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। जाओलिन भी वहीं पर खड़ा हुआ था और दिखाया जाता है कि अब ये जो ह्यूज स्टोन मैन होता है वो भी यहाँ पर अभी तक लुओ फेंग को सभी से इंट्रोड्यूस करवा ही रहा होता है। लुओ फेंग एक बार फिर से नारा लगाता है कि हम सारे के सारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। जिसके बाद लुओ फेंग लगातार नारा लगाता है तो फिर ढेर सारे लोग लुओ फेंग को चीयर अप करने लगे होते हैं। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओलिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, जबकि यहाँ पर उसका भाई आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तो क्या तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। जबकि अपने भाई को देखने के बाद वो कह रहा होता है कि ब्रदर, आखिर आप कब वापस आए हो। वैसे मैंने सुना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो टोंगथियान ब्रिज के 10th लेवल की तरफ पहुंच चुकी है। जबकि वो बंदा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि शायद लुओ फेंग की प्रेजेंस उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। वो ये भी कहने लग जाता है कि
अगर मैं यहाँ पर नहीं आता वक्त पर तो शायद मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी बाहर के लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर तुम लोग क्यों इन बाहर के लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हो। अब यहाँ पर जैसे ही साहुलिन अपने भाई की सारी बातें सुनता है तो फिर वो सोच रहा होता है कि हाँ, इसकी बात में पॉइंट तो है। और एक बार फिर से वो थोड़ा डरने लग जाता है अपने पुराने फियर को लेकर, जबकि वो यहाँ पर कह रहा होता है कि असल बात तो ये है कि मैं देख पा रहा हूँ कि अपनी पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है और इसकी पावर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। लेकिन तभी भी उसका भाई कह रहा होता है कि वो वाकई में अच्छा इंसान है, जबकि वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है इस पर्सन के द्वारा, जब भी तो यहाँ पर तुम इसकी सारी बातों की साइड ले रहे हो। और गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा हो रहा है। तो फिर इससे ज़्यादा गलत बात और क्या हो सकती है। कहता है कि अगर हमें यहाँ पर आगे बढ़ के सरवाइव करना है तो फिर मेरी एक बात को अपने इस दिमाग के अंदर रख लो कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो उसके लिए तुम्हें अपने खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर ही रिलाय करना होगा। तुम खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर किसी और के ऊपर रिलाय कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वो सारे के सारे लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा शान के साथ में लोगों को दिखा रहे थे, जबकि लुओ फेंग भी वहाँ पर खड़ा था। बट ये बंदा ये सब कुछ देख के कह रहा होता है कि यूनिवर्स के अंदर सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहा होता है कि आखिर कैसे इन लोगों ने लुओ फेंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के उसे ये उपाधि दे दी है कि लुओ फेंग यहाँ पर जगह ले रहा है इन लोगों को बचाने की और साथ ही इनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड अप करने की। इसके बाद ये सीन कट होता है और लुओ फेंग आ चुका होता है लॉर्ड युआन के पास ही। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि लुओ फेंग ने होली ग्रिल के सीक्रेट को समझ लिया है, जो कि एल्डर सिल्डोन के द्वारा छोड़ा गया था। इवन लुओ फेंग कह रहा होता है कि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर पाया हूँ। ये सारा ही मैटर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अब। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर अपना केबू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि होरी ग्रिल को तो यहाँ पर हमारे प्यारे मास्टर यानी कि लुओ फेंग ने समझ लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इनको लसाओ कॉन्टिनेंट की तरफ को भी भेजना चाहिए। गाड़ी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो लसाओ कॉन्टिनेंट के बारे में सोचने लग जाता है, जबकि वो अब खुद भी आगे आकर कहने लग जाता है कि मुझे भी यही लगता है कि हमें इसे वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाएगा। बीस्ट गोड की घाटी के अंदर जाने के बाद इसे और ज़्यादा इनलाइटमेंट हासिल होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही वो कहने लग जाता है कि बीस्ट स्टेचू भी उस जगह पर मौजूद है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। लुओ फेंग जैसे ही यहाँ पर बीस्ट गोड के स्टेचू के बारे में सुनता है तो फिर वो सोचने लगा होता है कि आखिर ये क्या हो सकता है। तभी लॉर्ड युआन को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि हमारे एल्डर सिल्दाओ ने एक बार कहा था कि जो भी यहाँ पर उनकी इस इनलाइटमेंट टैबलेट के अंदर की समझने वाली चीज़ को पूरे तरीके से अपने अंदर उतार पाएगा, वो यहाँ पर आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकता है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी हमें ज़रूर से ही अपने दोस्त यानी कि लुओ फेंग को देनी चाहिए। और वो खुशी खुशी इस चीज़ के लिए एग्री कर देते हैं और कह रहे थे कि लेकिन याद रखना कि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, युगों युगों से वहाँ पर कोई भी नहीं गया। अगर तुम वहाँ जाना चाहो तो तुम डेफिनेटली वहाँ पर जा सकते हो। बट वो पहले ही यहाँ पर लुओ फेंग को वार्न भी कर देते हैं इसके बारे में कि तुम जा तो रहे हो लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही जाना। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ के आ चुका होता है। करीब 1 महीना लगा होता है लुओ फेंग को इस जगह पर आने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर लुओ फेंग का गार्ड और साथ ही यहाँ केबू आते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि ये जो घाटी तुम देख रहे हो ये बेस्ट है, यहाँ पर तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन ज़रूर से ही कर पाओगे। हमारी क्लैन के रूल के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा एंटर कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अब तुम आगे जाओ। साथ यहाँ पर अब लुओ फेंग अब अकेला ही आगे की तरफ को चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम जाओ यू होता है वो छुपा हुआ खड़ा हुआ था। इवन तभी यहाँ पर जो अपना टेम्पल गार्ड होता है उसको सिग्नल मिल चुका होता है कि कोई तो है जो कि सडनली यहाँ पर ट्रबल कोज करने की चीज़ें कर रहा है, तो फिर उसको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे समय पर नहीं रोका गया तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ये कहने के बाद वो तुरंत ही दायलान से कहता है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना है, तुम यहीं पर रहना। जिसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लुओ फैंग को देखते हैं जो कि आ चुका होता है एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज से स्टेचू के पास में। वो देखने में एक बीस्ट का स्टेचू लग रहा था और उसकी कार्विंग वगैरह सब कुछ देखने के बाद लुओ फैंग कह रहा होता है कि इस जगह पर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेरेबल प्रेशर है जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ, और अपने इनर वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर देख रहा होता है उस मिनी स्टेचू को जो कि यहाँ पर लुओ फैंग ने शेलो कॉन्टिनेंट से हासिल किया था। जैसे ही यहाँ पर लुओ फैंग इसे पूरे तरीके से स्कैन करता तो फिर उसके सामने ही जाकर बैठ गया था, फिर उस स्टेचू को निकाल लेता। फिर कहने जो दोनों स्टेचूज हैं इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हद तक सेम है। इवन यहाँ पर मैं उस टेक्स्ट को भी देख पा रहा हूँ जो कि इसकी बॉडी के ऊपर है, और लुओ फैंग कह रहा होता है कि क्या पता ये सेम ही ऑब्जेक्ट हो और सिर्फ इनके अंदर सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है जो कि यहाँ पर इनके स्क्रिप्चर के ऊपर है। और कहने लग जाता है कि जो बड़ा वाला ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जबकि छोटा वाला की पावर भी काफ़ी टेरेबल है। जबकि लुओ फैंग अब इसको देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लुओ फैंग बबाता को वहाँ पर निकाल लेता है और बबाता से कहने लग जाता है कि तुम मुझे इसका होलोग्राम प्रोजेक्ट बनाकर दो। बबाता जैसे उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर देती है तो फिर लुओ फैंग इसे देखकर कह रहा होता है कि डेफिनेटली इसके अंदर कुछ तो खासियत ज़रूर से ही होगी। तभी बबाता कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके साथ ही यहाँ पर बबाता अब इसकी इनर पावर को स्कैन करने लगी होती है तो यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंस ही दिख रहा था। बाकी यहाँ पर दोनों की चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही लग रही होती हैं। इवन ये जो टेक्सचर था वो भी जैसे ही रिस्टोर होकर आता है तो फिर बबाता इसे देखकर पता लगा लेती है कि हाँ इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का टेक्सचर वगैरह सब कुछ एकदम ही ठीक है। तभी लुओ फैंग कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना इसको एक बार बनाकर देखा जाए। फिर तुरंत ही अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद को वहाँ पर निकाल लेता है, फिर उसको आदेश देता है कि इसके जैसा एक बड़ा और एक छोटा स्टेचू बना लो। तो फिर गोल्डन हॉर्न बहमूद तो लुओ फैंग के कहते ही एकदम से ही काम पे लग चुका था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब नॉन बहमूद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी चट्टान को समन करता है। जैसे ही वो चट्टान वहाँ पर आती है तो अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और एकदम से ढेर सारे कट्स लगाने लग जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो उसको बनाता है तो फिर वो उसे पूरी ठीक तरीके से नहीं बना पाता। लुओ फेंग उसे फिर से उसको बनाने का आदेश देता है बट वो उसे नहीं बना पा रहा होता, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो हर बार पहले से ज़्यादा बेटर उसको बना पा रहा होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं उसे फ्रस्ट्रेशन भी तो हो ही रही। अल्टीमेटली वो उसे बनाने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो छोटा वाला स्टेचू बनाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको बनाता है तो पता नहीं क्यों उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा होता है। सडनली उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का प्रेशर पड़ रहा था। इवन सडनली वो प्रेशर लुओ फेंग के ऊपर भी पड़ने लग जाता है और लुओ फेंग इस खतरनाक से प्रेशर को देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि अभी बड़े वाले स्टेचू ने तो कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन आखिरी छोटा वाला स्टेचू की तरफ बनाने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर क्यों पड़ रहा है। इवन लुओ फेंग के हाथ पैर और उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर धंस रही होती है इस ज़मीन के अंदर, और गोल्डन हॉर्न महमूद तक भी यहाँ पर इसके सप्रेशन में आ चुका होता है। तो फिर इसकी पावर का अंदाज़ा लुओ फेंग को लग चुका होता है कि कोई मामूली सी चीज़ नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का जो भी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ये एक ट्रीज़र है। जबकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि बंदा ज़ाओ यू यहाँ पर छिप के खड़ा हुआ होता है। वो लुओ फेंग को ही देख रहा था। लुओ फेंग तो यहाँ पर अपनी खुद की दुनिया के अंदर खोया हुआ होता है और इस सारी हिडन स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये पावर इतनी ज़्यादा बियॉन्ड कंट्रोल क्यों जा रही है। तभी ज़ाओ यू कह रहा होता है कि बस अब यही सही मौका है, और ये कहकर तुरंत ही वो भागता हुआ आता है लुओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए। जबकि लुओ फेंग समझ जाता है कि बंदा उसके ऊपर धोखे से हमला कर नॉन बहमूद भी उस सारे प्रेशर के अंदर फंसा हुआ होता है, लेकिन लुओ फेंग खुद भी इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो खुद को कंट्रोल कर पाए, जिससे कि लुओ फेंग बस जल्दी से जल्दी गोल्डन हॉर्न बहमूद को आज़ाद करवाने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन वो क्योंकि वहाँ पर कैद था, लुओ फेंग चिल्लाता है जिससे कि यहाँ पर आसपास की जगह जो होती है उसमें क्रैक्स पड़ने लगे होते हैं। गोल्डन बीस्ट तुरंत ही आज़ाद होकर आ जाता है और इस बंदे ज़ाओ यू को थोड़ा पीछे कर देता है चिल्लाते हुए।
वो जैसे ही पीछे को हटता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और कह रहा होता है कि चलो देख ही लेते हैं कि आखिर तुम अपनी इस हेवनली आर्मर का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हो। और तुरंत ही अपने आर्मर को निकाल लेता है जिससे कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा था। वो अपने आर्मर को होल्ड करता है, फिर लुओ फेंग के ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा है। और ये कहकर जैसे ही लुओ फेंग आगे बढ़ता है तो दिखाया जाता है कि ये बंदा जाओ यू भी यहाँ पर लुओ फेंग को नहीं छोड़ता और उसके ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाता जा रहा होता है। दोनों के बीच इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चल रही होती हैं, जहाँ पर एक तरफ ये बंदा जाओ ये सोच रहा होता है कि लुओ फेंग को इसी वक्त यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि लुओ फेंग यहाँ से बच के वापस लौट के जा ही ना सकेगा। और इसी तरीके से गोल्डन हॉर्न ट्राइब और साथ ही लुओ फेंग के जो ह्यूमन रेस है इसके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। ये सारी बातें सोचते हुए वो एक के बाद एक लुओ फेंग के ऊपर हमले कर करके लुओ फेंग को यहाँ से हटाकर दूर फेंक रहा होता है, जबकि लुओ फेंग भी अपने आप को बचाते हुए उसके सारे ही हमलों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बट एक बार तो ये बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक टेरिफाइंग अटैक कर देता, अटैक से तो लुओ फेंग बाल बाल ही बचता है। जबकि देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। चारों ही डायरेक्शन से हमें काफ़ी सारी फायर भी देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर लुओ फेंग को चारों तरफ से सराउंड करी हुई थी। लेकिन लुओ फेंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करे जा रहा होता है और लगातार यहाँ पर इस बंदे को सप्रेस करे जा रहा होता है, जिसके चलते उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है। बट यहाँ पर जैसे ही एक बार फिर दोनों आमने सामने आते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे से टकराते हैं, तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सा ब्लास्ट हमें चारों ही डायरेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इवन लुओ फेंग भी अपनी पूरी जान भिड़ा देता है और कह रहा होता है कि आखिर वो छोटा वाला स्टेचू इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसके ऊपर जो टेक्सचर वगैरह है वो आखिर क्यों काफ़ी ज़्यादा अलग है। और कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि उसके ऊपर कोड ऑफ लॉ लिखा हुआ है। और इस मिस्ट्री के बारे में लुओ फेंग सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शादी अपने अंदर कंटेन करता पावर ऑफ गोल्ड वुड वाटर फायर एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लुओ फेंग इसकी पावर के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि आखिर मैं कैसे इसको समझूंगा। जबकि यहाँ पर सामने वो जो बंदा था लुओ फेंग उसके ऊपर सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन ही अब निकाल देता है, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि वो बंदा भी अपनी पूरी जान भिड़ा चुका होता है लुओ फेंग के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन लुओ फेंग की पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि यहाँ पर इस बंदी की जो आर्मर होती है धीरे धीरे करके वो चटकने लग जाती है और इन दी एंड यहाँ पर वो रोकने की भी कोशिश करता है लुओ फेंग को और आगे आके लुओ फेंग के ऊपर एक किक से हमला करके उसको काफ़ी ज़्यादा दूर ग्राउंड पे फेंक देता है। फिर खुद भी वहाँ पर आ चुका होता है। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस उसी पॉइंट पे यहाँ पर लुओ फेंग का गार्ड आकर उसे बचा लेता है, जबकि दो गार्ड आकर इस बंदे को पकड़ लेते हैं। अब इस बात से तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। जैसे ही वो बंदे उसे धर रहे थे तो वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये बंदा हमारे लिए सही नहीं है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तुम बस मुझे एक मौका तो दो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।